नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं एक और महान व्यक्ति के जीवन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। उनकी बायोग्राफी आपके साथ आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जो व्यक्ति एक मल्टी डिमेंशनल व्यक्ति थे और ही वॉज फुल ऑफ द टैलेंट, और जिन्होंने अपनी मेहनत से इंडिया को एक बुलंदियों तक पहुंचाया। साइंस में फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप लेके गए। अब इंडिया भी टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है इन द साइंस, इंजीनियरिंग एंड सैटेलाइट प्रोग्राम्स। एंड अगर बात करें न्यूक्लियर पावर, उसमें एनरिच करवाया इंडिया को। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। उनके जीवन के बारे में बात करेंगे और उनका कंट्रीब्यूशंस हमारे देश के लिए क्या रहा, और उन्होंने कैसे हमारे यूथ को मोटिवेट किया। उनकी क्या क्या पब्लिकेशंस हैं, क्या क्या उनकी बुक्स हैं, जो सारा हम डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो काफ़ी मोटिवेटिंग है आपके लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चैनल के साथ बने रहिए और पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। उनकी बातें इतनी गहरी हैं, उतनी इनके इतना जीवन का उनका संघर्ष है, आपको आगे ले जाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुन आबादीन अब्दुल कलाम था। उन्होंने अपने नाम के साथ अपने परदादा का नाम, अपने दादा का नाम, अपने पिताजी का नाम और लास्ट में अपना नाम रखा। उनका नाम ही हमें मोटिवेट करता है। डैट इज़ ही वाज ए फुल सोशल पर्सन एंड ही वाज फुल ऑफ द फैमिली इंस्पिरेशंस। उनके अगर जन्म की बात करें तो उनका जन्म रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 में हुआ, एक तमिल परिवार में, और वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी मस्जिद में नमाज का काम करते थे। उनके माताजी जो थे वो हाउस वाइफ थे। काफ़ी बड़ा फुला परिवार था और उन्होंने काफ़ी गरीबी देखी है और एक गरीब परिवार से थे। उनके पिताजी एक मलाह का काम करते थे, बोटमैन थे, और जो मंदिर में रामेश्वरम में लोग माथा टेकने आते थे उनको नदी पार करवाना, कश्ती चलाते थे और उससे घर का गुजारा चलता था। तो शुरू से ही उन्होंने काफ़ी गरीबी से ही, और उनकी फैमिली ने जब देखा कि उनकी लगन है, पूरी पढ़ाई में लगन देख के उनके पिताजी ने उनके ऊपर काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मुश्किलें सहकर भी उनकी स्टडी को कंटिन्यू रखा। उनको स्टडी करने के लिए जो गासलेट था, जो कैरोसिन मिट्टी का तेल था, 2 घंटे तक का अरेंजमेंट कर सकते थे। रात में लैंप के साथ पढ़ते थे। बट जब उनके पिताजी ने उनकी लगन देखी तो उन्होंने उनको अरेंज किया और ज़्यादा कैरोसिन, जिससे वो 4 घंटे पढ़ सके। शुरू से ही उनको पढ़ाई में बहुत लगन थी, बहुत मेहनत थी, कर्मठ व्यक्ति थे और सिंपल व्यक्ति थे। उनकी स्टडी के रिगार्डिंग उनकी जो कह सकते हैं लगन देख के उनके टीचर्स भी उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते थे। एक बार की बात है कि वो एक गलत कक्षा में बैठ के, मैथमेटिक्स की कक्षा में बैठ के, उनके टीचर्स ने उनको डांट फटकार लगाई। बट जब उन्होंने एक बड़ी क्लास का सम सॉल्व कर दिया तो उनके टीचर्स भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। एक बार की बात है, उनके टीचर उनको सिखा रहे थे पंछी कैसे उड़ते हैं। तो वो उनके जो अध्यापक थे वो उनको ऊपर ले गए बाहर खुले में, तो उनको जब उड़ते हुए पंछी दिखाए तो उनके दिमाग में इमेजिनेशन बन गई आसमान की बुलंदियों को छूने की, और उन्होंने भी धार लिया कि आई विल बी इंटरेस्टेड इन द एरोनॉटिक्स एयरफोर्स। तो वो उनका ड्रीम था, वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी जो स्टडी है स्टैबर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो रामेश्वरम वहाँ की, उसके बाद उन्होंने अपनी जो स्टडी आगे कंटिन्यू की MIT मद्रास में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। और उनका ड्रीम था कि वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे और डिफेंस में जाना चाहते थे। जब वैकेंसीज निकली तो वो गए, इंटरव्यू दिया, बट वहाँ 7 पोस्ट थी, उनका लास्ट में नंबर था और वो हार गए।
जब वो इंटरव्यू से निराश होकर लौटे तो वो वहाँ ऋषिकेश में अपने गुरु जी के पास गए। प्रमुख स्वामी जी महाराज उनके गुरु थे, उनको मानते थे। पेशे से उनके पिताजी क्या थे, मस्जिद में काम करते थे। बाय रिलीजन वो एक मुस्लिम व्यक्ति थे, पर उनका हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा लगन थी। श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत ऐसे जो उपन्यास हैं उनको उन्होंने काफ़ी लगन से पढ़ा। और उनके जो गुरु जो थे स्वामी प्रमुख महाराज जी, उन्होंने उनको श्रीमद् भगवद गीता दी, उनको पढ़ने के लिए कहा। तो उसको पढ़ के उनको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली और उनको एक डायरेक्शन क्लियर हुई कि मेरा एक अल्टीमेट गोल क्या है। फिर उन्होंने एरोनॉटिकल साइंस में जाते हुए DRDO को ज्वाइन कर लिया 1958। DRDO डिफेंस हमारा एक रिसर्च प्रोग्राम है जो एनुमेंट्स बनाते हैं आर्मीज़ के लिए, और उन्होंने उसको ज्वाइन किया DRDO को। उसके बाद वो 1969 में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। एज चीफ डायरेक्टर उन्होंने वहाँ काम किया। फिर उन्होंने SLV-3, PSLV-3 ऐसे जो स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं उनके ऊपर काम किया, क्योंकि उस टाइम क्या था, हमारे अपने जो लॉन्चिंग व्हीकल नहीं थे। हमें अपने जो कह सकते हैं सैटेलाइट्स हैं उनको आकाश में स्पेस में भेजने के लिए हमें अमेरिका नासा का सहारा लेना पड़ता था। बट इन्होंने इंडिया को इतना सशक्त किया, इतना एम्पावर्ड किया इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि अब बाहर के लोग, बाहर की कंट्रीज हमारा ISRO इसरो को रेकमेंड करते हैं और हम फॉरेन की कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स छोड़ते हैं। अगर मैं बात करूं, वो फॉरेन में गए थे जब नासा में उनको मौका मिला जाने का, वहाँ उन्होंने अपना स्टडी की। तो उनको उन्होंने ऑफ़र किया कि हम आपको सिटीजनशिप देते हैं, आपको डबल सैलरी देंगे, आपको अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, आप हमारे यहाँ नौकरी करिए। बट उन्होंने नासा का वो ऑफ़र ठुकरा दिया। He was by birth Indian, by their soul Indian, by their thinking Indian। तो वो भी अपनी बायोग्राफी में कहीं लिखते हैं, एक बार मेरे मन में आया भी था कि मैं नासा को ज्वाइन करूं, बट आई वॉज राइट, आई हैड दैट माई राइट इंस्टिंक्ट दैट आई रिजेक्टेड द ऑफर ऑफ द नासा। तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हो। सो उन्होंने DRDO ज्वाइन किया, उसके बाद ISRO के डायरेक्टर रहे और फिर उन्हें SLV के ऊपर काम किया। PSLV जो पेलोड स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स है उसको सक्सेसफुल किया। तो जो SLV था वो कामयाब नहीं हो रहा था, बार बार उसमें नाकामयाबी हो रही थी और कईयों ने मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया था। अमूल कंपनी ने भी उनका जो मीम बनाना शुरू कर दिया था कि आप अमूल का बटर डाल लीजिए अगर आपका वो स्पेस में आपका रॉकेट नहीं जा रहा है। इन सभी निराशाओं को झेला, नाकामयाबियों को झेला, फिर भी वो मोटिवेटेड रहे, उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और कामयाब हो गए। और फिर आगे और ज़्यादा हमारी साइंस को ले जाना चाहते थे, बट साइंस एक्सपेरिमेंटल के लिए जो गवर्नमेंट फंडिंग नहीं कर रही थी, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने प्राइवेटली जितना हुआ उनको फंडिंग की थी और उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस फंडिंग को एक बजटेड फॉर्म को यूज़ करके हमें अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, उनकी पर्सनैलिटी से, और उनको हमेशा मोटिवेट करते थे। उनकी लगन, उनकी मेहनत के ऊपर उनको काफ़ी नाज था और उन्होंने उनको रिकमेंड किया था कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने उनको होम मिनिस्ट्री जो थी वो ऑफ़र की थी, बट उन्होंने उसको ठुकरा दिया कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। और अपने काम में इतनी ज़्यादा उनको लगन थी। विक्रम साराभाई जो साइंटिस्ट थे उनकी लैब में इन्होंने काम किया, उनसे कंधे से कंधा मिला के काम किया और रॉकेट को साइकिल में, बैलगाड़ी में लेके जाते थे। इतनी गरीबी, इतने माड़ी कंडीशंस में भी उन्होंने ISRO को ऊपर लेके गए। और उन्होंने शादी नहीं की, उनका जो इंगेजमेंट थी लड़की वाले वेट करते रहे,
और उनको भूल ही गया कि मेरी इंगेजमेंट भी है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी कंट्रीब्यूशन अपने देश को कर दी, अपने काम में डेडिकेशन दिखाई। तो उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, यही आगे उनका नाम हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, उनका कंट्रीब्यूशंस। और अगर इसके बाद मैं बात करूं, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता से काफ़ी कुछ सीखा। श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में जो लड़ाई वगैरह दिखाई गई है असुरों के बीच, कौरवों पांडवों के बीच, तो वहाँ उन्होंने उनके जो हथियार देखे थे, ऐसे बबरीक के बारे में आपको पता है, उसके धनुष थे 3, वो सेफ भी कर लेता था, किसको सेव करना है, किसके ऊपर अटैक करना है, कब रिटर्न करना है। तो ऐसी मिथ को उसने अपने दिमाग में लेके आए, तो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की, जो कि टारगेटेड मिसाइल्स होती हैं, और उनकी ये कामयाबी उनको जरूर मिली, उनकी मेहनत। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, नाग ऐसी ऑटोमेटेड मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई, जिससे हमारा जो इंडिया एनुमेंट्स में भी, मिसाइल्स में भी काफ़ी आगे चला गया। इस वजह से उनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी उनको कहा जाता है, फॉर देयर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन इनरिचिंग, empowering आवर टेक्नोलॉजी, आवर ISRO इन द मिसाइल्स। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, उन्होंने टैबलेट्स, गैजेट्स, कंप्यूटर्स बनाए थे, जिसको राजू टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है, और वो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल थे। उन टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने काम किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बार उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया था, फिर एक बार फिर से उनको ऑफर हुआ। उन्होंने कहा कि हम आपको अपने देश का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि मैं बैक कॉल करूँगा। काफ़ी टाइम तक अटल बिहारी वाजपेयी जी कॉल करते थे, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी थे। फिर वो 2002 से 2007 तक हमारे राष्ट्रपति रहे। उन्होंने देश की बागडोर संभाली। ही वॉज द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, दैट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर वो उनकी बात करूँ, राष्ट्रपति भी रहे, फिर भी उन्होंने एज सेकुलर काम किया, एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की तरह रहे। एक मुस्लिम होने के साथ साथ वो फिर भी इंडिया की फ्रेटर्निटी, इंडिया का हिंदुज़म, हर एक सिस्टम को उन्होंने मेंटेन करके रखा। वो एक सिंपल एंड डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। अगर मैं बात करूं, उनके प्रेसिडेंटशिप के काल में उन्होंने काफ़ी अच्छे डिसीजंस लिए, और इंडिया को आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा उनका योगदान है। एक बार का जिक्र आता है कि उनकी फैमिलीज उनको एक बार मिलने आए थे, तो जब उनको शपथ दिलाई गई एज ए प्रेसिडेंट, तो उनको कहा गया कि आप किसको ऑफर करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को ऑफर करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया है। एक जो मोची मेरे जूते गांठता था, मैं उसको साथ लेके जाना चाहता हूं। एक चाय वाला दुकान वाला था जो मुझे फ्री में खाना खिलाता था, उन्होंने उनको प्रेसिडेंट हॉल में इनवाइट किया। उन्होंने याद रखा अपने बीते समय को, अपने बुरे समय को, और ये भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। एक बार उनकी फैमिली मेम्बर्स उनसे मिलने आए, तो काफ़ी फैमिली थी, 30-40 लोग थे फैमिली में। उन्होंने उनके खाने का अरेंजमेंट हुआ, बट उन्होंने एक पैसे का बिल रखा और हिसाब रखा। करीब 2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ उनका रहने का। उन्होंने अपनी सैलरी से पे किया, ना कि गवर्नमेंट के ऊपर लोड डाला। उनका कहना था कि प्रेसिडेंट का जो भवन है, प्रेसिडेंट हॉल है, ये राष्ट्रपति के लिए है, ना कि उसके पूरे परिवार के लिए। तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी विचारों वाले व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम जी काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे, सिंपल व्यक्ति थे। एक बार उनको कहीं बुलाया गया एज चीफ गेस्ट, तो उनकी जो चेयर थी उसको अलग से सजाया गया था। चेयर उनकी थोड़ी अप बड़ी रखी गई थी कि आप चीफ गेस्ट हैं, पर उन्होंने जैसी बाकियों की चेयर थी वैसी चेयर लगाई, और इससे पता चलता है ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, और काफ़ी वो एक ऊंची सोच के व्यक्ति थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे न्यूक्लियर एम्पावरमेंट की, तो उन्होंने हमारे देश को परमाणु शक्ति में भी आगे लेके गए, और इंडिया टॉप कंट्रीज़ के बीच में आ गया जिनके पास एटॉमिक पावर थी। चाइना, अमेरिका,
कनाडा, जर्मनी, इसके बाद इंडिया का नाम है जिसने न्यूक्लियर इनरिचमेंट की। तो उन्होंने ऑपरेशन शक्ति किया 11 मई 1998 में, और ऐसे किया कि ना तो WHO को पता लगा, ना कि नासा को पता लगा। सारे कंट्रीज, इवन अमेरिका हैरान था कि हाउ दे हैव मेड देयर कंट्रीब्यूशन। चुपचाप राजस्थान के रेतीले जगह में ये ऑपरेशन चलता रहा, उनके लोकल लोगों को भी पता नहीं चला कि यहाँ क्या हो रहा है। इतने अच्छे से उन्होंने इंटेलिजेंटली, विद क्लेवरनेस, विद कनीनेस ये सक्सेस किया। और जब बाद में पता चला कि इंडिया हैव द पावर ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, तो उसके बाद पाकिस्तान, चाइना भी इंडिया के नाम से थरथराने लगा, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना जो है इनडायरेक्टली सपोर्ट करता रहता है, आपको पता ही है। और पाकिस्तान हमें बार बार फोकी धमकियां देता था फायर की, बट अब पाकिस्तान हमसे डरता है कि उसको पता है कि वी हैव द न्यूक्लियर पावर। किसी के ऊपर हमला नहीं करना है, बट हमने दुश्मन को डरा के जरूर रखना है। और ऐसे उन्होंने हमें एम्पावरमेंट दी, डैट वी हैव द न्यूक्लियर एम्पावरमेंट। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उनकी बदौलत। ISRO ने एक दिन में 104 सैटेलाइट वर्ल्ड वाइड अलग अलग देशों के लॉन्च किए। ये सारा कंट्रीब्यूशन माननीय APJ अब्दुल कलाम जी को जाता है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। इस टीचर डे के उपलक्ष्य में ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ टू मोटिवेट माय स्टूडेंट। मैं उनकी पर्सनैलिटी से खुद काफ़ी मोटिवेटेड हूँ। उन्होंने करीब 25 बुक्स लिखी और उनको 40 PhD, 40 डॉक्टरेट्स मिली। उन्होंने खुद कभी PhD नहीं की, बट उनके कंट्रीब्यूशन को देख के जिस भी देश में, कंट्री में भी जाते थे, हर कोई ऑनर फील करता था कि उनको हम एज ऑनररी डॉक्टरेट कंट्रीब्यूट करें। तो उनको 40 PhD थी। उसके बाद अगर उनके रिवार्ड्स हैं, रिकॉग्निशन की बात करें, तो ही वॉज द ओनली मैन जिनको जीते जी हर एक पुरस्कार मिला एज द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अवार्ड की बात करूं, भारत रत्न उनको 1997 में मिला, हूवर मेडल, पद्म विभूषण, पद्म भूषण 1981 में मिला, वीर सावरकर अवार्ड 1998 में मिला। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनको नासा ने, ISRO ने अनगिनत पुरस्कार दिए, जिनकी लिस्ट आपको बताना असंभव है। उनकी 25 बुक्स हमेशा आपको मोटिवेट करेंगी। मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप उसको ले सकते हो बुक्स को, और वो आपको जरूर मार्गदर्शक साबित होंगी, आपको गाइड करेंगी फॉर योर फ्यूचर्स। और एंड में बात करें, ही वॉज वेरी अटैच्ड विद द स्टूडेंट, हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते थे। और उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के नाम के ऊपर याद रखा जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे के नाम पे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, क्योंकि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, वो एक अच्छे स्टूडेंट थे, हमेशा सीखते रहे। एंड तक भी उन्होंने कहा आई एम ए स्टूडेंट्स, हमेशा सीखते थे, हमेशा पढ़ते रहते थे, इसलिए स्टूडेंट से वो काफ़ी मोटिवेटेड थे। सो वो अलग अलग सेमिनार्स लगाने जाते थे डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, और उन्होंने MIT में प्रोफेसर की जॉब भी की, स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी, ठीक है ना। और रिटायरमेंट के बाद MIT में काम करते रहे, पढ़ाते रहे, और उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंटशिप भी ज्वाइन की। यहाँ भली बातें जानते हैं, जब वो DRDO से रिटायर हुए या ISRO से रिटायर हुए, उनके पास 6 शर्ट्स थी और 4 पैंट थी, जो उनमें से आधी उनको DRDO ISRO ने दी थी। उनकी खुद एक ही सूट था जो उन्होंने लिए थे, 2 जोड़ी उनके जूते थे। ही वॉज वेरी सिंपल मैन, उन्होंने कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बनाई। ही हैज़ 0 करप्शन। और उन्होंने अपनी जो पेंशन थी, अपने भाई थे उनके चचेरे भाई, उनको वो अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट करते रहे, पैसे भेजते रहे, और उन्होंने उनका बढ़ चढ़ कर हेल्प की, किसी की सिफारिश नहीं की। क्योंकि अगर सोचिए ऐसा एक हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर व्यक्ति हो, तो वो अपनी फैमिली का ना सोचे, वो देश का ज़्यादा सोचते थे, ना कि वो एक मोनोपोली व्यक्ति थे, मोनोपटिज्म नहीं करते थे। उन्होंने देश का सोचा और देश को समृद्ध बनाने में, देश को एम्पावर इन द टेक्नोलॉजी, वेपन, न्यूक्लियर पावर, उन्होंने अपनी जी जान से मेहनत की। सो एक बार एक स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा कि सर हम कैसे कामयाब हों, हमें गाइड करिए। तो उन्होंने कहा अपने कामयाबी के लिए 4 बातों का ख्याल रखना है।
पहली बात, मेक ए बिग गोल, अपना एक गोल बनाइए। सेकेंड, उसके ऊपर प्लानिंग करिए, अच्छा मटेरियल, अच्छा स्टडी मटेरियल लेके आइए, जो भी आपका प्लान है। थर्ड, वर्क हार्ड करिए। और लास्ट में परसिस्टेंस करिए, उस गलतियों से सीखिए, अपना आत्म विश्लेषण करिए। ये आपके लिए एक बेस्ट मेथड है, और ये सच में ही बेस्ट मेथड है। उनकी बातें इतनी गहरी हैं कि अगर मैं उनकी बातों को कंटिन्यू रखूं तो ये वीडियो कभी एंड नहीं होगा। और मैं इन्हीं बातों से उनका वीडियो यहाँ पे एंड करना चाहूँगा उनके बारे में। और उनके बारे में बोल के मैं खुद एक प्राउड फील कर रहा हूँ, मैं खुद मोटिवेटेड हो रहा हूँ। उनकी बातों को देखा, मैंने पढ़ा, काफ़ी लंबे समय से करीब मैंने सोचा था कि उनकी बायोग्राफी करूँगा, बट मन में डर था और हौसला नहीं हो रहा था ऐसे बड़े व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए। बट एज आज टीचर्स डे मुझे मोटिवेशन मिली, स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आज आप ये वीडियो ज़रूर डालिए, तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये कोशिश की डालने की, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और लास्ट में एक बार उनसे पूछा था किसी ने कि व्हाट इज़ द सक्सेस, तो उन्होंने कहा था द सक्सेस इज़ व्हेन योर सिग्नेचर टर्न्स इनटू द ऑटोग्राफ। जब आपके हस्ताक्षर, जब आपके साइन एक ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाएं, देन यू आर ए व्हाट वी कैन ए सक्सेसफुल पर्सन। सो लास्ट में बात करें, उनकी डेथ लास्ट वर्किंग डे में ही हुई। वो कहीं मोटिवेशनल स्पीच कर रहे थे, काम कर रहे थे, स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, वहाँ उनको हार्ट अटैक हुआ। तो 27 जुलाई को उनकी डेथ हुई। 2015 में शिलोंग में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। बट उनका जो कंट्रीब्यूशंस है डियर फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, वो हमेशा याद रखा जाएगा। ISRO उनके कंट्रीब्यूशन को कभी भूल नहीं सकता, DRDO कभी भूल नहीं सकता, और पूरा वर्ल्ड, इवन 200 कंट्रीज उनका कंट्रीब्यूशन याद रखते हैं। हर कोई कंट्री उनका नाम लेके प्राउड फील करती है, और उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आई एम वेरी मच मोटिवेटेड फ्रॉम देम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और दिन एक और मल्टी टैलेंटेड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के बारे में, जिनके बारे में आपको सुन के पढ़ के मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी टीचर्स डे।